हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, यह चैनल लाइब्रेरी साइंस के सभी वैसे स्टूडेंट के लिए बनाया गया है जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे YouTube टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और QR कोड दिख रहा होगा। इससे आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और वहां आपको डेली क्विज MCQ के रूप में प्राप्त होगी और जितने भी नए नए वैकेंसी होगी उसकी सारी जानकारी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाएगा। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड है जो कि व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है और आप इस QR कोड के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में अवश्य शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, हम लोग यूनिट 1 इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के MCQ क्वेश्चन कर रहे थे और यह इसी कड़ी की छठा सेट है जिसमें हम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की कुछ और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच among the following is not a characteristic of face to face communication? निम्नलिखित में से कौन सा आमने सामने संचार की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है डायरेक्ट, बी है पर्सनल, सी है मीडिएटेड, डी है इंटीमेट। तो आमने सामने की संचार की विशेषता में डायरेक्ट माध्यम आती है। पर्सनल भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वह आमने सामने संचार की विशेषता होती है, जबकि मीडिएटेड जो है वह किसी के माध्यम के द्वारा हम लोग संचार कर पाते हैं। इसलिए ऑप्शन सी मीडिएटेड जो है वो आमने सामने संचार की विशेषता नहीं है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज कॉल्ड एज फोर्थ स्टेट? निम्नलिखित में से किसे चौथा स्टेट कहा जाता है? ए ऑप्शन है प्रिंट मीडिया, बी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सी है विजुअल मीडिया और डी है ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों, चौथा स्टेट जो यानी संविधान में चौथा स्तंभ किसे कहा गया है तो वह मीडिया को कहा गया है, चाहे वह प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो अथवा विजुअल मीडिया हो, अतः सभी प्रकार की मीडिया फोर्थ स्टेट के अंतर्गत आती हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु क्वाइन द टर्म फोर्थ स्टेट? फोर्थ स्टेट शब्द किसने गढ़ा था? फर्स्ट ऑप्शन है एडमंड बर्ग, सेकेंड ऑप्शन है थॉमस जेफरसन, थर्ड ऑप्शन है चार्ल्स मैरियन, फोर्थ ऑप्शन है माइकल इजेनबर्ग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए एडमंड बुर्के हो जाएगा। एडमंड बुर्के महोदय ने 1787 ईस्वी में फोर्थ स्टेट नामक शब्द को गढ़ा था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस आर आइडेंटिफाइड इन शेनन वेबर मॉडल? शेनन वेबर मॉडल में संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किन समस्याओं की पहचान की गई है? ए ऑप्शन है टेक्निकल, बी ऑप्शन है सिमेंटिक, सी ऑप्शन है इफेक्टिव और डी ऑप्शन है इंटरप्रिटिव। तो शेनन वेबर द्वारा जो संचार प्रक्रिया दिया गया है उसमें से टेक्निकल समस्या, सिमेंटिक समस्या और इफेक्टिव समस्या की पहचान की गई है, परंतु इंटरप्रिटिव समस्या की पहचान शेनन वेबर मॉडल में संचार प्रक्रिया में नहीं की गई है। इसलिए इसका सही उत्तर ए, बी और सी तीनों सही है जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी इज प्रोपोज्ड बाय? नवाचार का प्रसार सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित है? फर्स्ट ऑप्शन है जूडी स्मिथ, सेकेंड ऑप्शन है इरिक डेजेन हॉल, सी ऑप्शन है पीटर ड्रकर और डी ऑप्शन है EM रोजर्स। तो नवाचार प्रसार का सिद्धांत EM रोजर्स महोदय द्वारा 1962 ईस्वी में दिया गया था। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर EM रोजर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एज स्टेटेड बाय F.W. लैंकेस्टर। F.W. लैंकेस्टर द्वारा बताए गए अनौपचारिक संचार की विशेषताओं को पहचाननी है इसमें।
ए है कम्युनिकेशन थ्रू कन्वर्सेशन, जो कि एफ.डब्ल्यू. लैंकेस्टर की जो अनौपचारिक संचार की विशेषता दी गई थी उसके अंतर्गत आती है। सेकंड ऑप्शन है पर्सनल एंड थ्रू टेलीफोन और फेस टू फेस। ये भी एफ.डब्ल्यू. लैंकेस्टर द्वारा जो अनौपचारिक संचार की विशेषताएं बताई गई थी उसमें इसके अंतर्गत आती है। जबकि थ्रू रिटन लेटर यह अनौपचारिक संचार का माध्यम नहीं है, यह अनौपचारिक संचार का माध्यम होता है। यह जो है ऑप्शन सी थ्रू रिटन लेटर, यह अनौपचारिक संचार नहीं होकर बल्कि यह औपचारिक संचार की एक विशेषता है। थ्रू न्यूज़पेपर एड्स भी औपचारिक संचार का माध्यम है, जबकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एफ.डब्ल्यू. लैंकास्टर द्वारा बताए गए अनौपचारिक संचार की विशेषता बतानी है। अतः इस प्रश्न का सही जो ऑप्शन है ए और बी है वह सही दिया हुआ है, जो कि अनौपचारिक माध्यम है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बी आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द टर्म geometrical progression is used in expressing information explosion is alternatively used for। ज्यामितीय प्रगति शब्द का उपयोग सूचना विस्फोट को व्यक्त करने में किया जाता है। वैकल्पिक रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है नॉर्मल मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, बी ऑप्शन है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए, सी है अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए और डी ऑप्शन है चौथा लीनियर ग्रोथ के लिए। तो जो ज्यामितीय प्रगति शब्द का प्रयोग हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के विकल्प के रूप में हम लोग करते हैं, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। मार्केस वीआईपी ट्रीटी वाज एडॉप्टेड ऑन। मार्केस वीआईपी ट्रीटी कब एडॉप्ट किया गया था? इसका पहला ऑप्शन है जून 28 2013, सेकंड ऑप्शन है जुलाई 23 2013, थर्ड ऑप्शन है जून 28 2014 और फोर्थ ऑप्शन है जुलाई 23 2014। इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा जून 28 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच एमोंग द फॉलोइंग आर द फॉर्म्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से हमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बताना है। तो हैप्टिक्स जो है वह भाव भंगिमा से संबंधित है और इसे टच टू कम्युनिकेट भी कहते हैं, यानी हम किसी चीज को छू कर महसूस करते हैं, वह हैप्टिक्स के अंतर्गत आती है, टच टू कम्युनिकेट। जबकि काइनेसिक्स जो है वह भाव भंगिमा को दर्शाती है, वोकैलिक्स है और क्रोनेमिक्स जो है वह समय को बताता है। टाइम इन कम्युनिकेशन को क्रोनेमिक्स कहा जाता है, टाइम इन कम्युनिकेशन को क्रोनेमिक्स कहा जाता है। और काइनेसिक्स जो होती है वह फेशियल एक्सप्रेशन को कहा जाता है। आप वोकैलिक्स का मतलब बताएंगे, बाद में मैं इसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इनमें से जो ऑप्शन ए बी सी डी चारों ही जो है वह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी डी हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो ए बी सी डी आर करेक्ट दिया हुआ है यह सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हैप्टिक्स, देखिए अभी मैंने हैप्टिक्स के बारे में आप लोग को बताया कि हैप्टिक्स क्या होती है, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। हैप्टिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। हैप्टिक्स गैर मौखिक संचार का एक रूप है जो उपयोग करता है फेशियल एक्सप्रेशन को, टच टू कम्युनिकेट को, इंटरपर्सनल स्पेस को और इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल को। तो जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न में बताया था कि हैप्टिक्स जो होती है वह टच टू कम्युनिकेट होती है, किसी चीज को छूकर उसको आभास हम लोग करते हैं, वह हैप्टिक्स के अंतर्गत आती है। जबकि फेशियल एक्सप्रेशन जो होता है वह काइनेटिक्स जो होती है उसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कम्युनिकेशन थ्रू टचिंग इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन थ्रू टचिंग इज कॉल्ड। टच टू कम्युनिकेट जो होता है हैप्टिक्स के अंतर्गत आती है, और कम्युनिकेशन जो हम टचिंग के माध्यम से करते हैं, स्पर्श के माध्यम से संचार करते हैं, उसे हम लोग टेक्टाइल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर टेक्टाइल कम्युनिकेशन हो जाता है। ये भी आप लोग याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। कम्युनिकेशन थ्रू सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड। कम्युनिकेशन थ्रू सेंस ऑफ स्मेल यानी गंध की भावना के माध्यम से संचार को क्या कहा जाता है? देखिएगा कभी गांव में
भोज कहीं हो तो वहाँ स्मेल से ही पता चल जाता है कि आज किस चीज का सब्जी बना है या कौन सी पकवान बन रही है। तो वह एक तरह से गंध की भावना के माध्यम से संचार कहा के अंतर्गत आएगा। तो इसे क्या कहा जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ऑडिटरी कम्युनिकेशन, बी है टेक्टाइल कम्युनिकेशन, सी है इन टेक्टाइल कम्युनिकेशन और डी है ओल्फैक्टरी कम्युनिकेशन। तो डी इसमें ओल्फैक्टरी कम्युनिकेशन हम कहते हैं। गंध की भावना के अगर माध्यम से हमें संचार का पता चलता है या संचार होता है तो वह ओल्फैक्टरी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सिमियोटिक्स इज ए फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ सारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है, क्योंकि वह लिखित नहीं होती है बल्कि कहीं न कहीं आंशिक भाव भंगिमा के द्वारा या टच स्पर्श के माध्यम से हम लोग संचार को प्राप्त करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बताया पूछा गया है कि सांकेतिकता और शाब्दिक संचार का एक रूप है जो उपयोग करता है। यानी सिमियोटिक्स जो फर्म है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, वह किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है फेशियल एक्सप्रेशन, सेकेंड ऑप्शन है टच टू कम्युनिकेट, थर्ड ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्पेस और फोर्थ ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल। तो जैसे कि सिमियोटिक्स मतलब सांकेतिक होता है और संकेत हमें किसी सिंबल के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर 4 हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स हो जाएगा। फेशियल एक्सप्रेशन मैंने बता दिया, पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और टच टू कम्युनिकेट जो कि हैप्टिक्स के अंतर्गत आती है या टेक्टाइल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। काइनेसिक्स काइनेसिक्स जो होता है इज ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। काइनेसिस भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का उदाहरण है और यह किसके लिए यूज किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है फेशियल एक्सप्रेशन के लिए, सेकंड ऑप्शन है टच टू कम्युनिकेट के लिए, थर्ड ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्पेस के लिए या फोर्थ ऑप्शन है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल के लिए। तो काइनेसिक जो होता है वो फेशियल एक्सप्रेशन यानी भाव भंगिमा के द्वारा जो हमें इंफॉर्मेशन की प्राप्ति होती है, वह फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो काइनेसिक्स का ही एक संचार माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ओक्यूलेसिक्स ओक्यूलेसिक्स इज द स्टडी ऑफ। ओक्यूलेसिक्स किसका अध्ययन है? तो ए ऑप्शन है आंख से संपर्क करना, आई कांटेक्ट, सेकंड ऑप्शन है संवाद करने के लिए स्पर्श करें यानी टच टू कम्युनिकेट है, थर्ड ऑप्शन है पारस्परिक स्थान यानी इंटरपर्सनल स्पेस और फोर्थ है इंटरप्रिटेशन ऑफ सिंबल्स यानी प्रतीकों की व्याख्या। तो ये जो ओक्यूलेसिक्स जो होती है वह आई कांटेक्ट यानी आंख से संपर्क से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्रोनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ। कालक्रम जैसे कि यहाँ दिया गया है, कालक्रम किसका अध्ययन है? तो इस क्वेश्चन से ही पता चलता है कि कालक्रम जो होता है वो टाइम से रिलेटेड होगी और ऑप्शन बी में टाइम इन कम्युनिकेशन दिया हुआ है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। क्रोनेमिक्स जो है वह टाइम इन कम्युनिकेशन से संबंधित है। टाइम इन कम्युनिकेशन के स्टडी को हम क्रोनेमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द स्टडी ऑफ द वे people approach others or keep their distance from others is known as। लोगों से के दूसरों से संपर्क करने या दूसरों से अपनी दूरी बनाए रखने के तरीके के अध्ययन को किस रूप में जाना जाता है? ये ऑप्शन है काइनेसिक्स। काइनेसिक्स तो मैंने पहले इस क्वेश्चन के पहले बता चुका हूँ कि वह जो होती है वो फेशियल एक्सप्रेशन से संबंधित होती है, तो ये तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा नहीं। क्रोनेमिक्स मैंने अभी जो बताया कि कालक्रम के है जो समय से संबंधित है, तो वो भी इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो जाएगा। क्रोमे प्रोक्सीमिक्स और ओकुलेसिक्स होता है, तो ओकुलेसिक्स का अभी मैंने आप लोगों को बताया कि यह आई कांटेक्ट से संबंधित है, तो यह भी प्रश्न का सही उत्तर नहीं होगा। अतः प्रोक्सेमिक्स जो होता है यानी समीपस्थ, उसे हिंदी में कहते हैं, तो वह लोगों के दूसरों से संपर्क करने या दूसरों से दूरी बनाए रखने के तरीके के अध्ययन को हम लोग प्रोक्सेमिक्स कहते हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्रोक्सेमिक्स इज द फॉर्म ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दैट यूजेज। क्वेश्चन फिर वही दोहरा गया है, ये दूसरे तरह से मतलब इसी क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लिया गया है। तो इसका ऑप्शन है इंटरपर्सनल स्पेस, सेकंड ऑप्शन है टाइम इन कम्युनिकेशन, थर्ड ऑप्शन है साइन एंड सिंबल इन कम्युनिकेशन और फोर्थ है
फेशियल एक्सप्रेशन। तो इसका इंटरपर्सनल स्पेस इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इन इंडियन कॉपीराइट एक्ट 1957 लास्ट अमेंडेड इन 2012। यानी जो कॉपीराइट एक्ट थी 1957, उसको लास्ट अमेंड ये भी पूछ दिया जाएगा कि कब किया गया था, तो 2012 ईस्वी में की गई थी। और इन यूज टू इंडिकेट सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट। यानी निम्नलिखित में से कौन सा वाक्यांश भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 जो कि अंतिम बार 2012 में संशोधित की गई थी, कुछ कृतियों को कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं करने के इंगित के रूप में उपयोग किया गया है। मतलब अगर उस तरीके से आप उसकी कृति को प्रयोग करते हैं तो वह कॉपीराइट उल्लंघन के अंतर्गत नहीं आती है। तो ए ऑप्शन है फेयर यूज, बी ऑप्शन है फेयर एप्लीकेशन, और सी ऑप्शन है फेयर हैंडलिंग, और डी ऑप्शन है फेयर डीलिंग। तो देखिए इस प्रश्न में थोड़ा टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, जैसे फेयर यूज भी इसका सही उत्तर हो जाएगा और फेयर डीलिंग भी हो जाएगा। लेकिन फेयर डीलिंग जो है वह इंडिया के रेफरेंस में पूछ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में जब भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा तो फेयर डीलिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर यूनाइटेड स्टेट के संदर्भ में पूछा जाता है तो इस प्रश्न का सही उत्तर फेयर यूज हो जाएगा, क्योंकि यूएस लॉ जो है वह फेयर यूज नामक टर्म को यूज करती है, परंतु ब्रिटिश और जो इंडियन लॉ होती है, चूंकि हमारा संविधान जो है अधिकतर भाग उसके ब्रिटेन से लिए गए हैं, तो जो ब्रिटिश और इंडियन लॉ होते हैं वह साहित्यिक कॉपीराइट के उल्लंघन के जो कृत्य होते हैं उसे फेयर डीलिंग के रूप में जाने जाते हैं। तो अगर यूके और इंडिया के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए, जो कि यहाँ पूछा गया है कि इंडियन कॉपीराइट एक्ट, अगर यहाँ पूछा जाता है कि यूके कॉपीराइट एक्ट, तो भी इस प्रश्न का सही उत्तर डी फेयर डीलिंग होता। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन को पूछ लिया जाता कि यूएस कॉपीराइट एक्ट जो है उसके द्वारा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए फेयर यूज हो जाता है। आशा करता हूं कि आप मेरी इस बातों को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द कॉपीराइट क्लियरिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स, इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, या डी ऑप्शन ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया। भारत की कॉपीराइट क्लियरेंस एजेंसी के नाम की पहचान करनी है, तो आपको बताना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा, जो कि यहाँ सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इंडियन रिप्रोग्राफिक राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है यह भारतीय कॉपीराइट क्लियरेंस एजेंसी के नाम से जाना जाता है, मतलब उसकी पहचान यही है, और यह सन 2000 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट ऑर्गेनाइजेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया IFRRO। आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लेंगे जो भी प्रश्न दिए हुए हैं, क्योंकि कभी कभी प्रश्न में IFRRO का फुल फॉर्म ही पूछ लिया जाएगा। तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रिप्रोडक्शन राइट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है, तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पेन में, सेकेंड ऑप्शन है ब्रुसेल्स, और सी ऑप्शन है लंदन, या डी ऑप्शन है पेरिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर दो हो जाएगा, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है, वहीं पे IFRRO की स्थापना की गई थी और उसका हेडक्वार्टर वहीं पे ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु प्रपोज्ड 7 ट्रेडिशन ऑफ कम्युनिकेशन थ्योरी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि संचार सिद्धांत की 7 परंपराएं किसने प्रस्तावित की है। ए ऑप्शन है डेविड बर्लो महोदय ने, बी ऑप्शन है रॉबर्ट क्रेग, सी ऑप्शन है क्लाउडी सेनन, या डी ऑप्शन है जॉर्ज गर्बनर। इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, रॉबर्ट टी ग्रेग। रॉबर्ट टी ग्रेग ने 1999 ईस्वी में, ईस्वी भी याद करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होती है, संचार सिद्धांत की 7 परंपराएं जो है वह रॉबर्ट टी ग्रेग 1999 में इनके द्वारा प्रस्तावित की गई थी। और संचार सिद्धांत की 7 परंपराएं जो होती है उसमें प्रमुख अगर हम बात करें तो सबसे पहले सिमियोटिक्स आती है, सेकेंड जो है वो फिनोमेनोलॉजिकल होती है, थर्ड बात करें तो साइबरनेटिक्स होती है, फोर्थ की बात करें तो सोशियो साइकोलॉजिकल होती है, पांचवी बात करें तो सोशियो कल्चर होती है, और
छठी बात करें तो क्रिटिकल होती है, और सातवीं अगर बात करें तो ये रेटोरिक होती है। तो ये जो है, जो मैंने लिखवाए हैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं, वह संचार सिद्धांत की 7 परंपराएं हैं, जो कि रॉबर्ट टी ग्रेग महोदय ने 1999 ईस्वी में दी गई थी, जिसमें प्रथम सिमियोटिक्स आती है, सेकंड फिनोमोलॉजिकल आती है, थर्ड साइबरनेटिक्स आती है, फोर्थ सोशियो साइकोलॉजिकल आती है, और फिफ्थ जो है सोशियो कल्चरल, सिक्स्थ जो है क्रिटिकल, और सेवन जो है रिटोरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, फेमस क्वेश्चन फॉर्मूला टू डिफाइन कम्युनिकेशन वाज डेवलप्ड बाय, संचार को परिभाषित करने के लिए प्रसिद्ध प्रश्न सूत्र किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज बर्नर महोदय द्वारा, या बी डेविड बर्लो, सी नोआम चोम्स्की, और डी है हैरोल्ड लॉसवेल। इस प्रश्न का सही उत्तर हैरोल्ड लॉसवेल महोदय हो जाएगा। हैरोल्ड लॉसवेल महोदय ने ही संचार को परिभाषित करने के लिए प्रसिद्ध प्रश्न सूत्र को विकसित किया गया था। देखिए, आप लोगों को मैंने पढ़ाया हुआ था 5W मॉडल। 5W मॉडल को ही इन्होंने घुमाकर पूछ लिया गया है कि प्रश्न सूत्र किसके द्वारा विकसित किया गया है। जब क्योंकि जो 5 मॉडल है, जो कि 1948 ईस्वी में लासवेल महोदय दिया गया था, उसमें मैंने आप सभी को बताया था कि 5W का इस्तेमाल होता है, जो कि पूछने का कार्य करता है, जैसे हु से, व्हाट, इन, विच चैनल, टू हुम, विथ, व्हाट इफेक्ट। तो ये 5W की बात की गई थी। इसी को हम लोग घुमा कर इसमें प्रश्न पूछा दिया गया है कि संचार को परिभाषित करने के लिए प्रसिद्ध प्रश्न सूत्र किसने विकसित किया है, जबकि प्रश्न सूत्र कहने का तात्पर्य ही है कि 5W मॉडल की इनकी देन है, जिसे और इसे हम लोग लासवेल मॉडल के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1948 ईस्वी में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच इज करेक्ट सीक्वेंस। इसमें बताने हैं कि निम्नलिखित में जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें करेक्ट सीक्वेंस कौन सा है। तो देखिए, विजडम यहाँ ए में दिया हुआ है, जो कि सरासर गलत है। सर्वप्रथम आता है डाटा। डाटा को संकलित करके बनता है इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को राइट वे में जब संकलित कर लिया जाता है तो वह नॉलेज होता है, और जब नॉलेज की प्राप्ति हमें हो जाती है तो वह विजडम कहलाती है। तो यह जो है राइट सीक्वेंस है। तो देखेंगे ऑप्शन में किस कहाँ है। यहाँ डाटा है, इंफॉर्मेशन है, जबकि यहाँ नॉलेज होगा और उसके बाद विजडम होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और ये दोनों ही ऑप्शन में विजडम प्रथम दे दिया गया, तो ये भी गलत है। अतः प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा, डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज 6 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किसने सूचना की 6 विशेषताओं का प्रस्ताव दिया है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है टी.एस. इलियट महोदय ने, या बी ऑप्शन है हार्लन क्लेविलैंड, सी ऑप्शन है रसेल एकॉफ, और डी ऑप्शन है फ्रैंक जप्पा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी, हार्लन क्लेविलैंड ने सूचना की 6 विशेषताओं का प्रस्ताव दिया गया था। अगर इनकी 6 विशेषताओं की बात की जाए कि कौन कौन सी विशेषताओं इन्होंने दिया है, तो फर्स्ट में आ जाएंगे एक्सपेंडेबल, सेकंड में आ जाएंगे कंप्रेसिबल, थर्ड में आ जाएंगे सब्स्टिट्यूटेबल, फोर्थ में आ जाएंगे ट्रांसपोर्टेबल, फिफ्थ में आ जाएगा डिफ्यूजिव, और सिक्स्थ में आ जाएगा जो कि अंतिम है शेयरेबल। ये जो 6 विशेषताएं हैं हार्लन क्लीवलैंड की, जो कि सूचना के संदर्भ में दिया गया है, उसको याद आप लोग कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी पूछ दी जाती है कि निम्नलिखित में से हार्लन क्लीवलैंड महोदय की विशेष 6 सूचना की विशेषताओं में से नहीं आती है, और यहाँ एक्सपेंडेबल के जगह पर एक्सपेंडिचर या कुछ कुछ भी ऑप्शन डाल दिया जाएगा। इसलिए इसके जो 6 टर्म है, एक्सपेंडेबल, कंप्रेसिबल, सब्स्टिट्यूटेबल, ट्रांसपोर्टेबल, डिफ्यूजिव और शेयरेबल, ये जो भी 6 विशेषताएं हैं उसको भी याद कर लेंगे साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग कोटेड द फॉलोइंग, वेयर इज द विजडम वी हैव लॉस्ट इन नॉलेज, वेयर इज द नॉलेज वी हैव लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन। यह जो प्रश्न है बहुत ही पॉपुलर प्रश्न है, और कई परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है पहले भी। यह प्रश्न प्रीवियस ईयर के प्रश्न अगर आप बना रहे होंगे तो केवीएस के प्रश्न में भी देख लेंगे, या यूजीसी नेट के भी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित को उद्धृत किया है कि वह ज्ञान कहाँ है जिसे हमने ज्ञान में खो दिया है, वह ज्ञान कहाँ है जिसे हमने जानकारी में खो दिया है। यानी
इस प्रश्न का ऑप्शन है ए टी.एस. इलियट, बी ऑप्शन है हार्लन क्लेवेलैंड, सी ऑप्शन है रसल एकॉफ और डी ऑप्शन है फ्रैंक जम्पा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा टी.एस. इलियट महोदय। टी.एस. इलियट महोदय ने एक पोइट्री लिखी थी और उस पोइट्री का नाम था दी रॉक, और यह सन 1934 ईस्वी में उन्होंने लिखी थी और इसी में उन्होंने इस चीज का वर्णन किया था। और टी.एस. इलियट महोदय ने ही, ये भी बात याद रखेंगे, टी.एस. इलियट महोदय ने ही डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज जो ये क्रम है उसे सजाया था। ये जो क्रम है वह टी.एस. इलियट महोदय द्वारा ही दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु रोट द बुक मीडियम इज द मैसेज। मीडियम इज द मैसेज किताब किसने लिखी है? ए ऑप्शन है विल्बर स्क्रेमेन, मार्शल मैकलुहान या जॉर्ज गर्बनर और फ्रैंक जम्पा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्शल मैकलुहान ने यह पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है मीडियम इज द मैसेज। और यह पुस्तक उन्होंने 1967 ईस्वी में लिखी थी। इसे भी सन भी याद कर लेंगे, 1967 ईस्वी में ही इन्होंने लिखी थी। देखिए दोस्तों, आप लोगों को कहने पर मैंने क्वेश्चन को हिंदी में भी लाने का प्रयास किया है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी कर कर लाने का प्रयास किया है और इसमें बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आप लोग से बस यही अनुरोध है कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको पता भी चल रहा होगा कि मैंने कितनी अच्छी अच्छी प्रश्नों का संकलन किया हुआ है इस सेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द थ्री लेवल ऑफ हायरार्ची आउटलाइंड बाय हर्लन क्लेवेलैंड। हर्लन क्लेवेलैंड द्वारा उल्लिखित पदानुक्रम के 3 स्तर क्या हैं? ए है डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, बी ऑप्शन है इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड विजडम, सी ऑप्शन है डाटा, नॉलेज एंड विजडम और इंफॉर्मेशन, नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फोर्थ ऑप्शन है। तो दोस्तों, इस में हार्लन क्लेवेलैंड के द्वारा जो 3 लेवल ऑफ हायरार्ची दिया गया था तो वह बी ऑप्शन है, जो कि फर्स्ट में इंफॉर्मेशन आता है, फिर नॉलेज और विजडम। इसमें डाटा नहीं है, जबकि टी.एस. इलियट महोदय ने जो दिया था वह उसमें डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम दिया गया था। जबकि हार्लन क्लेवेलैंड से संबंधित अगर पूछा जाए तो उन्होंने इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम ये 3 पदानुक्रम को ही बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु प्रोपोज द हायरार्ची डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम। देखिए, इसमें एक नया शब्द जुड़ा है जो कि अंडरस्टैंडिंग है, जो कि टी.एस. इलियट महोदय ने दिया था, जिसमें डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम थी। जबकि नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम हार्लन क्लेवेलैंड महोदय ने दिया था। और इस प्रश्न में पूछा गया है कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम किन्होंने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रसेल एकॉफ हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ और इसे आप नोट्स बनाएंगे तो लिख भी लेंगे। टी.एस. इलियट महोदय ने दिया था डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, विजडम। जबकि हार्लन क्लेवेलैंड महोदय ने जो दिया था उसमें डाटा नहीं थी, सिर्फ इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम था। जबकि रसेल एकॉफ महोदय ने जो दिया था उसमें इन्होंने डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और लास्ट विजडम था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग इनटू द इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर इन 1997। सूचना व्यवहार में सूचना मुठभेड़ की अवधारणा को किसने पेश किया 1997 के साहित्य में? फर्स्ट ऑप्शन है एस अर्डेलेज, बी ऑप्शन है पी वकारी, सी ऑप्शन है आर सेबोलिनिन और डी ऑप्शन है बी डार्विन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा एस अर्डेलेज। एस अर्डेलेज महोदय ने 1997 ईस्वी में इसे, जो इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग शब्द है, जो कॉन्सेप्ट है, उसे इंट्रोड्यूस किया था 1997 ईस्वी में। और इनका पूरा नाम है एस अर्डेलेज, जो है उसका पूरा नाम है संडा अर्डेलेज, और 1997 ईस्वी में इन्होंने दिया था। और इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन्होंने 2 चीजों के बारे में बात बताई, एक था मॉडल और दूसरी जो थी वह थी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग के प्रमुख मॉडल का नाम बताएं
तो उसमें आ जाएगा सबसे प्रथम नोटिसिंग, सेकंड आ जाएगा स्टॉपिंग, थर्ड आ जाएगा एग्जामिनिंग, फोर्थ आ जाएगा स्टोरिंग और फिफ्थ आ जाएगा रिटर्निंग। लेकिन अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात की जाए तो कैरेक्टरिस्टिक में सर्वप्रथम आ जाएगा यूजर, सेकंड आ जाएगा इन्वायरमेंट, थर्ड आ जाएगा इंफॉर्मेशन और फोर्थ आ जाएगा प्रॉब्लम। तो ये जो है चार, वो जो इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग है जो 1957 ईस्वी में सैंडा डेलेज द्वारा दिया गया था, उसके ये चार प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक हैं। फर्स्ट है यूजर, सेकंड है इन्वायरमेंट, थर्ड है इंफॉर्मेशन और फोर्थ है प्रॉब्लम। जबकि अगर उसके मॉडल पूछ लिए जाएं तो फर्स्ट है नोटिसिंग, सेकंड है स्टॉपिंग, थर्ड है एग्जामिनिंग, फोर्थ है स्टोरिंग और फिफ्थ है रिटर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग एज आइडेंटिफाइड बाय सैंडा ऑर्डलेज। सैंडा ऑर्डलेज द्वारा पहचाने गए सूचना मुठभेड़ की विशेषताएं क्या है? देखिए, जैसे कि मैंने पिछले ही प्रश्न में मॉडल और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को बताया था, तो इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो मैंने बताया था कि इसके चार कैरेक्टरिस्टिक हैं, यूजर, इन्वायरमेंट, इंफॉर्मेशन और प्रॉब्लम। तो यानी यूजर भी थे, इन्वायरमेंट भी था, इंफॉर्मेशन भी था, जबकि फीडबैक नहीं था। इसके जगह पे प्रॉब्लम जो है वह प्रमुख विशेषताओं में से एक थी। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ए बी सी हो जाएगा और ए बी सी ऑप्शन सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच वन इज नॉट एलिमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन काउंटिंग। जो मैंने मॉडल बताया था वही एलिमेंट्स भी यानी तत्व भी, मॉडल कहें या तत्व कहें एक ही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, सांडा द्वारा प्रस्तावित सूचना मुठभेड़ मॉडल के तत्व कौन नहीं है। तो मैंने तत्व के नाम बताए थे, उसमें सर्वप्रथम मैंने बताया था नोटिसिंग, फिर बताया था स्टॉपिंग, फिर बताया था एग्जामिनिंग, उसके बाद मैंने बताया था स्टोरिंग और लास्ट बताया था रिटर्निंग। जबकि रिव्यू जबकि रिव्यू यह मॉडल के तत्व के रूप में नहीं आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा, बल्कि ये तीनों ही इस मॉडल के तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग वाज डेवलप्ड बाय ऑर्डलेज इन द ईयर। किस ईयर में सूचना मुठभेड़ की अवधारणा विकसित की गई थी? तो वह मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि 1997 ईस्वी में सूचना मुठभेड़ की अवधारणा विकसित की गई थी। तो इस प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हु इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इनकाउंटरिंग इनटू द इंफॉर्मेशन बिहेवियर लिटरेचर इन 1997। 1997 में सूचना व्यवहार साहित्य में सूचना मुठभेड़ की अवधारणा किसने पेश की थी? तो सेंड्रा एडलेजा ने की थी 1997 ईस्वी में। ये आप लोग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नॉलेज इज स्ट्रक्चर्ड इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन इज फ्रेगमेंटेड नॉलेज, हु डिफरेंशिएटेड। ज्ञान संरचित एकीकृत जानकारी है और सूचना खंडित ज्ञान है, किसने अंतर किया था? तो ए ऑप्शन है बटराम ब्रूक्स ने, या बी ऑप्शन है योयुट्स ने, सी ऑप्शन है वेबर ने, या डी ऑप्शन है सेनर ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बेटरम सी ब्रूक्स। बेटरम सी ब्रूक्स यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में है बीसी ब्रूक्स। बीसी ब्रूक्स महोदय ने ज्ञान संरचित जानकारी की सूचना खंडित ज्ञान है, उन्होंने ही बताया था, उन्होंने ही इसमें अंतर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन की विशेषताएं बतानी है। तो ए ऑप्शन है वाइड एंड लार्ज रीच, जो कि बिल्कुल सही है। मास कम्युनिकेशन में वाइड एंड लार्ज रीच होती है, हेट्रोजेनस ऑडियंस भी होती है, यानी बहुत भारी संख्या में ऑडियंस होती है। प्रेजेंस ऑफ गेट कीपर भी होती है। प्रेजेंस ऑफ गेट कीपर, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर के बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा, जो कि टेक्नोलॉजी से संबंधित जितनी भी सूचना या इंफॉर्मेशन को अपने संस्था तक पहुंचाया जाता है उसे टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर कहा जाता है। तो डी ऑप्शन है यूनिवर्सल एक्सेस, ये भी मास कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी ए बी सी डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच एमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पे पूछ लिया गया है कि मास कम्युनिकेशन यानी जनसंचार की विशेषताएं नहीं है। तो ए ऑप्शन है इंटरमीडिएट चैनल, बी ऑप्शन है
यूनिवर्सल एक्सेस, सी ऑप्शन है इंस्टेंट फीडबैक, और डी ऑप्शन है इम्पर्सनैलिटी। देखिए, इसमें जो इंस्टेंट फीडबैक है वह मास कम्युनिकेशन की कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत नहीं आती है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। कम्युनिकेशन विद द सेल्फ इज नोन एज, स्वयं के साथ संचार को क्या कहा जाता है? देखिए, कभी भी किसी व्यक्ति को देखते होंगे कि किसी विषय किसी बात को खुद से ही करते रहता है, या कोई प्रश्न उसके मन में होगा तो वह प्रश्न को खुद में ही उसे देखेंगे कि अपने आप से ही वो बात कर रहा है, तो उसे हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। जबकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होता है जब हम किसी आमने सामने वाले व्यक्ति के साथ बात करते हैं, तो वह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन राइट सीक्वेंस, संचार की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? फर्स्ट ऑप्शन है मीडियम कम्युनिकेटर मैसेज रिसीवर इफेक्ट, सेकेंड ऑप्शन है कम्युनिकेटर मैसेज मीडियम रिसीवर इफेक्ट, थर्ड ऑप्शन है मैसेज कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर इफेक्ट, और थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेटर मीडियम रिसीवर इफेक्ट मैसेज। तो देखिए, सबसे पहले आता है कि कभी भी संचार की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले आता है कम्युनिकेटर। तो हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन में कम्युनिकेटर कहाँ कहाँ दिया गया है। तो इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कम्युनिकेटर है, जबकि इसमें और इसमें कम्युनिकेटर फर्स्ट में नहीं है। फिर देख, सेकंड ऑप्शन जो सेकंड आती है वह होता है कम्युनिकेटर के बाद मैसेज आती है। मैसेज देखेंगे तो कम्युनिकेटर के बाद मैसेज यहाँ तो है परंतु यहाँ नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को इस प्रकार से एलिमेंट करके एलिमेंट्री मेथड के द्वारा हम लोग सही कर सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर यही हो जाएगा। फर्स्ट हो जाएगा कम्युनिकेटर, फिर मैसेज, फिर मीडियम होता है माध्यम, फिर माध्यम के द्वारा हम सूचना को रिसीव करते हैं और फिर उसके क्या इफेक्ट पड़ता है वह बाद में उसके इफेक्ट का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्वों को सही अनुक्रम की पहचान करें। संचार के तत्व है जो उसको सही अनुक्रम में करना है, जो कि शेनन एंड वेबर मॉडल द्वारा दिया गया था, और मैंने उसमें बताया था कि सोर्स होता है, फिर से इनकोडर होता है, उसके बाद मैसेज होता है, चैनल होता है, डिकोडर होता है, और डेस्टिनेशन होता है। और चैनल में ही जो एक माध्यम होता है वह नॉइज आती है इसी में, ठीक है। और सोर्स होता है जो सोर्स के माध्यम से मैसेज को भेजा जाता है, और इनकोडर जो होता है वह मैसेज को कन्वर्ट कर देता है सिग्नल में, और उस सिग्नल के द्वारा मैसेज को चैनल के माध्यम से भेजा जाता है। और डिकोडर जो होता है वह सिग्नल को मैसेज में परिवर्तित कर देता है, और मैसेज में परिवर्तित करने के बाद वह रिसीवर तक पहुंच जाता है, यानी कि अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाता है। तो यह सही अनुक्रम है संचार के, तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। डिडेक्टिव कम्युनिकेशन इज, डिडेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, या ऑर्गेनाइजेशनल और रिलेशनल? तो देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि इंट्रापर्सनल जो होता है वह कोई व्यक्ति खुद से ही बात कर रहा है, तो वह इंट्रापर्सनल के अंतर्गत आती है। जबकि इंटरपर्सनल होता है वह दूसरों से बात करता है या किसी, देखिए, उपदेशात्मक संचार है, और उपदेश कहाँ दिया जाता है? जहाँ पे 50-100 लोग बैठे हुए होते हैं और एक व्यक्ति 50-100 ऑडियंस को उपदेश दे रहा होता है, उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, तो यह इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। पैनल डिस्कशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पैनल चर्चा किसका उदाहरण है? ए ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, बी ऑप्शन है सोक्रेटिक मेथड, सी ऑप्शन है बोथ ए और बी, और डी है नन ऑफ द अबव। तो यह जो होता है पैनल चर्चा, वो जब हम किसी फोकस ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं, फोकस ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं, या पैनल डिस्कशन हो गया, या सिंपोजियम हो गया, सिंपोजियम भी हो गया, तो यह सब पैनल डिस्कशन के अंतर्गत आता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर सोक्रेटिक मेथड हो जाएगा। सोक्रेटिक मेथड के अंतर्गत सिंपोजियम आ जाता है, फोकस ग्रुप आ जाता है। इसमें से किसी भी टर्म को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सभी टर्मों को याद करेंगे। और फोकस ग्रुप डिस्कशन के बाद
फोकस ग्रुप डिस्कशन के बाद इसमें एक पैनल डिस्कशन भी इसी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बी सोक्रेटिक मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिलेक्ट द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का जो कालानुक्रमिक क्रम है उसका हम लोग चयन करेंगे। तो देखिए, सबसे सर्वप्रथम तो हम लोग जब संचार का करना उत्पन्न हुआ, मानव समाज ने किया, तो सबसे पहले तो साइन के द्वारा हम लोगों ने एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश की। फिर साइन के बाद सिंबल का प्रयोग किया, और सिंबल के बाद कोड्स का प्रयोग होने लगा, और उसके बाद कलर्स का प्रयोग होने लगा। तो यह एक सही क्रम है, और यह क्रम जो है ए ऑप्शन में है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर साइन हो, सिंबल, कोड्स और कलर्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कम्युनिकेशन बिकम सर्कुलर व्हेन। संचार वृत्ताकार हो जाता है जब द डिकोडर बिकम एज इन इनकोडर, द फीडबैक इज एब्सेंट, द सोर्स इज क्रेडिबल और द चैनल इज क्लियर। देखिए, जब डिकोडर बिकम्स इनकोडर हो जाता है तो यह संचार का सर्कुलर मेथड हो जाता है, क्योंकि इसमें सर्वप्रथम तो हम लोग कम्युनिकेटर के माध्यम से मैसेज भेजते हैं, फिर मैसेज को इनकोड किया जाता है, इनकोड के बाद चैनल होता है, चैनल के बाद डिकोड होता है, और डिकोड के बाद फिर रिसीवर तक यह बात पहुंचती है। तो जब रिसीवर तक बात पहुंचती है, यही चीज निरंतर कार्य करे या इसी चीज को हम एंटी क्लॉकवाइज में भी प्रयोग में लाएं, तो यह सर्कुलर संचार वृत्ताकार हो जाता है, कम्युनिकेशन का वृत्ताकार मॉडल हो जाता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ए हो जाएगा। जब डिकोडर इनकोडर का कार्य करने लगे और इनकोडर डिकोडर का कार्य करने लगे, तो वह वृत्ताकार संचार का माध्यम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, द टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विथ पीपल ऑफ सिमिलर टाइप्स इज कॉल्ड। समान प्रकार के लोगों के साथ बातचीत करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? हेट्रोफिली, होमोफिली, सैंक्रोफिली या यूनोफिली। तो इस प्रश्न का याद कीजिएगा, जब समान प्रकार के लोगों के साथ बात किया जा रहा हो तो उसे हम लोग होमोफिली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, दी टेंडेंसी टू इंटरेक्ट विथ पीपुल डिसिमिलर, माने भिन्न प्रकार के लोगों से, भिन्न प्रकार के लोगों से अगर हम लोग बातचीत कर रहे हो तो उसे हम लोग हेट्रोफिली कहते हैं। हेट्रोफिली भिन्न प्रकार के लोग, और समान प्रकार के लोग, समान प्रकार के लोगों के साथ अगर बातचीत हो रही है तो होमोफिली हो जाती है। तो दोस्तों, इस सेट नंबर 6 का और यूनिट नंबर 1 का यह अंतिम यूनिट था। इसके बाद इस यूनिट जो 1 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, इसका एक क्लास जो आधे घंटे या 40 मिनट का होगा, उसमें मैं जो यूजीसी नेट में प्रश्न कथन और निष्कर्ष के माध्यम से पूछा जाता है उसका एक क्लास वीडियो बना दूंगा। उसके बाद आप लोग का यूनिट 1 जो है वह समाप्त हो जाएगा। यूनिट 1 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उसको मैंने करा चुका हूँ। बाकी आप लोग भी और कहीं से और किसी भी माध्यम से पढ़ने का मौका मिले तो आप लोग उससे भी ज्ञान अर्जन कीजिए, क्योंकि ज्ञान जो है एक अथाह सागर है, और यह कभी मैं बोल दूं कि इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन में से आएगा, तो यह गलत होगा। क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, परंतु जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जैसा कि ऊपर टॉपिक में लिखा हुआ था कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, तो जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे वह क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। बाकी और भी आप जानकारी लेंगे। इसके बाद मैं यूनिट 2 शुरू करूंगा, और साथ ही सोच रहा हूँ कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए एक सब्जेक्टिव क्लास माध्यम यानी 0 टू हीरो बैच में लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैं चैप्टर 1 से लेकर सभी चैप्टर को एक्सप्लेन करता चलूंगा, जिससे कि जो नए बच्चे हैं उनको भी पढ़ने में सहूलियत होगी और इन प्रश्नों को कर सकेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सभी से अनुरोध है कि सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट के माध्यम से किसी भी प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। लिंक में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।